हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए केवीएस इंटरव्यू में के कुछ टिप्स लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ ये भी प्रश्न आता है कि केवीएस का इंटरव्यू जो है हम किस प्रकार से दें, किस प्रकार से अपनी तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ कि इसके आंसर की तो इसका इंतज़ार जो है सभी अभ्यर्थियों को है कि इसका आंसर की कब तक जारी होगा, रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो कहा तो जा रहा था कि 25 तारीख के बाद इशू हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए कब तक ये आता है, और अब अधिक समय तो इसमें नहीं रह गया है। तो देखिए, चक्कर जो है उन लोगों का है जो पॉइंट कहते हैं ना, बाउंड्री लाइन पे है, उनके लिए पड़ता है कि उनका क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो बेचारे डरे हुए। लेकिन जो बाउंड्री लाइन से ऊपर है उनको तो कोई डर नहीं, वो आराम से जो है अपनी परीक्षा की तैयारी, अपने इंटरव्यू की तैयारी जो है, आगे का जो प्रोसेस है उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो बाउंड्री लाइन पे है उनसे भी यही कहना है कि वो भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि कुछ मार्क्स जैसे कि हमने देखा कि आंसर की में काफ़ी सारी गलतियाँ थी, तो मार्क्स का हेर फेर जो है वो हमें देखने को मिलेगा प्रश्नों पर। तो इसके लिए चिंतित ना हो, अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आज जो है मैं कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आई हूँ कि क्या क्या प्रश्न जो है आपको तैयार करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो केवीएस में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो आज उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इन प्रश्नों को आपसे ज़रूर पूछा जाता है, और आप जितने सटीक इनके उत्तर देंगे उतनी ही मतलब आपका सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो उतने ही ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इन प्रश्नों को जान लें और इनका क्या उत्तर देना है, एक सटीक उत्तर देना। उत्तर तो देखिए हर कोई देगा, यहाँ एक जिससे भी आप प्रश्न करेंगे हर कोई उत्तर देगा, लेकिन उत्तर वो किस प्रकार से दे कि सिलेक्शन हो, बात इस पे रहती है। तो एक अपना बेहतर से बेहतर उत्तर तैयार करना। तो अब इसके लिए आप उन प्रश्नों को भी जान लें। तो पहले हम कुछ ऐसे कॉमन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी विषय से पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी विषय की से अपनी तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, या फिर टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, या फिर पीआरटी के। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सभी से पूछे जाएंगे, और उसके बाद हिंदी विषय से भी किस प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती है उन पे भी हम आएंगे। तो क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो सभी से पूछा जाएगा। तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो है अपना परिचय बताएं, यानी कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। अब सबसे पहली बात आती है कि ये हम हिंदी में बताएंगे कि इंग्लिश में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तब तो आप हिंदी में ही अपना परिचय बताएं। जिस विषय में आप जो है कंफर्ट फील करें, आराम से अपना उत्तर दे सके, सबसे पहले तो वो चुनें, चाहे वो हिंदी से हो चाहे वो इंग्लिश से हो। तो आप दोनों ही विषय में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के लिए यही बात है कि वो हिंदी में अपना इंटरव्यू दें। लेकिन बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो है चाहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है वो आप इंग्लिश में बताएं, तो आप वहाँ इंग्लिश में भी इतनी लाइनें तो ज़रूर तैयार कर लें कि आप उनको इंग्लिश में भी इस चीज़ के बारे में बता सकें। एक बेसिक डिटेल जो हम कहते हैं ना, तो इतना तो आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि एग्जामिनर जो है, वो इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे आपकी इंग्लिश भी थोड़ी देखना चाहता है। चलिए, आप मेन जो चीज़ हो गया कि आप अपना परिचय हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे। तो जिस भी विषय में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस हो, पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, जिसको आप सही तरीके से बता सके। ये नहीं मैं बोलूँगी कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें। बाय चांस आप इंग्लिश बोल रहे हैं और वहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि वहाँ आपका सिर्फ एक कॉन्फिडेंस ही, आपका जो आत्मविश्वास है वही देखा जा रहा है कि आप किस प्रकार से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो जिस भी विषय में आप कंफर्ट हो वो भाषा चुनें, हिंदी या इंग्लिश। पहली चीज़ यही होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताएंगे, आप अपना
परिचय में आप क्या क्या बताएंगे? तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर आपको अपना एजुकेशन बताना है कि आपने जो है अपनी शिक्षा कहाँ से की है, कितनी की है, ये सारी डिटेल। अब बात आती है शिक्षा की, हम शुरुआत किससे करेंगे? क्या हम बताएंगे कि हमने 10th यहाँ से किया है, 12th यहाँ से किया है? तो नहीं, आपको जो इसकी शुरुआत करनी है वो है ग्रेजुएशन से। 10th 12th गया, अब उसके बारे में नहीं जिक्र करेंगे। आप बताएंगे अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद आपने बीएड कहाँ से किया है, जैसे यहाँ पे बीएड का रखा होगा, किसी ने पीएचडी का रखी होगी, या अदर कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा जो होगा, कोई करिकुलम, आपने कोई भी अचीवमेंट हासिल की हो एक्स्ट्रा, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ बता सकती हैं। तो ये चीज़ें हो गई है। अब जिस शहर से संबंधित है उस शहर के बारे में बता सकती हैं, अपने पैशन को बता सकती हैं। टीचिंग से संबंधित आपका पैशन क्या है, आप टीचिंग लाइन में आए हो तो आपका पैशन क्या है, आप इस क्षेत्र से किस प्रकार से इमोशनली अटैच्ड है, कि आपको ये क्यों पसंद है, वो भी चीज़ आप इसमें अपना पैशन जो है आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये चीज़ें हो गई आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना परिचय में। यहाँ तक आप इसमें ये बता सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। ये कई बार वो क्वेश्चन कर देती हैं कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या है। तो आपको जो भी चीज़ें लगती हो कि ये चीज़ मेरे अंदर कमज़ोरी है, जैसे कि मैं दूसरों के सामने थोड़ा शाय हो जाती हूँ, दूसरों से बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है मान लीजिए, या फिर कोई भी और चीज़ें होंगी आपको, आपकी वीकनेस सबकी, क्योंकि देखिए यहाँ एक बच्चा है नहीं, यहाँ आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी अलग अलग वीकनेस होगी, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी। तो कोई भी अपना वीकनेस पॉइंट रख सकते हैं, 2 या 3 या 5। कई बार आपसे बोलते हैं कि अपने 5 वीकनेसेस बताइए, तो वो भी ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या है। इसी के साथ आपकी मजबूतियाँ क्या क्या है, आप क्या चीज़ें अच्छे से कर सकती हैं। मैं टीचिंग अच्छे से कर सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर सकती हूँ। कुछ भी जो आपकी मजबूतियाँ हों वो आप यहाँ बता सकती हैं। तो जो भी आपके अंदर खूबियाँ हों, कमियाँ हों, वो आप यहाँ पे बता सकती हैं। लोगों के साथ मुझे दोस्ती करना या बातें करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैं कुछ और चीज़ हो गया जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या मेरी मजबूती है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, उन चीज़ों को यहाँ ऐड कर दीजिएगा। तो ये चीज़, और जितने कॉन्फिडेंसली आप बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगला जो प्रश्न आता है, पूछा जाता है, वो है कि आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं। ये प्रश्न चाहे आपने यूपीएचएससी का दिया होगा, जिन्होंने, उनको भी मैंने उस टाइम पे इंटरव्यू में बताया था कि आपको ये चीज़ बोलनी है। अब यहाँ पे प्रश्न यही, उनको भी उस टाइम पे यही सलाह दिया था कि आपको ये चीज़ें कैसे बतानी है, आप क्यों कहेंगे, आप क्यों जाना चाहेंगे। आप यहाँ पे ये आंसर देंगे कि मैं टीचिंग को पसंद करता हूँ इसलिए जाना चाहता हूँ। एक बहुत ही साधारण सा उत्तर हो गया ये कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो बहुत, आपने अगर ये कह दिया कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये तो आपका बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा जवाब हो गया। देखिए यहाँ जो आपका उत्तर होना चाहिए वो मैं बता दूँ, मैंने उस टाइम भी ये चीज़ें बताई थी कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या बताएंगे। कि देखिए मुझे बच्चों को सिखाना, और बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। तो देश का भविष्य जो होते हैं कौन होता है, बच्चा होता है। तो मुझे उन बच्चों को पढ़ाना और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करना, कि मैं उनको कुछ बेहतर सिखा सकूं, इसलिए मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद है। तो मैं इसलिए टीचिंग करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनको एक बेहतर विकल्प, बेहतर चीज़ें सिखा सकती हूँ जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है।
इसके अलावा एक और चीज़ आती है चैलेंज वाली बात, जो मैंने उस टाइम बताई थी कि देखिए ये आपका स्ट्रेंथ में भी आ जाता है कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। तो टीचिंग में भी, क्योंकि यहाँ आपको सीखने का, और हम क्या है टीचिंग में क्या करते हैं, ऑलवेज लर्नर बने रहते हैं, हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मुझे हमेशा जो है एक लर्नर, एक सीखना अच्छा लगता है। तो खुद भी सीखना अच्छा लगता है और दूसरों को भी सिखाना अच्छा लगता है। तो इस कारण जो है मैं ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ कि मैं खुद भी आजीवन, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इसके माध्यम से जो हमारे देश के भविष्य है, जो बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, उन्हें भी हम एक अच्छा सिखा सकते हैं इस क्षेत्र के माध्यम से। तो इसलिए मैं इस प्रोफेशन से जुड़ना चाहती हूँ। ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ इस प्रकार से, और जितना आप इसको बढ़ा के यहाँ बोल सके और ज़्यादा अच्छा है। अगला जो प्रश्न आता है, जब आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो वह टीचर का दायित्व क्या है, वो भी तो आपसे पूछेंगे कि एक टीचर का दायित्व क्या है इस समाज के प्रति, इस एक विद्यालय के प्रति, एक बच्चे के प्रति, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि उनका दायित्व आखिर है क्या। तो यहाँ जो प्रश्न आता है, इसका आप उत्तर क्या दे सकते हैं कि दायित्व क्या है। तो देश के भविष्य का या देश के बच्चों का क्या है, सर्वांगीण विकास करना ही एक टीचर का दायित्व होता है। तो सबसे पहली भूमिका जो होती है, हम ये भी कह सकते हैं दायित्व क्या है या टीचर की भूमिका क्या है, तो इस समाज का विकास करना, देश का भविष्य जो बच्चे हैं उनका विकास करना, उनको एक बेहतर समाज प्रदान करना, समाज को एक बेहतर जो है प्रदान करना कि ये बच्चे जो है कहीं इधर उधर ना जाए। एक टीचर का जो, शिक्षक का जो है मुख्य दायित्व यही होता है कि उन बच्चों को एक बेहतर रास्ता दिखाना। तो यही सारे पॉइंट्स जो है आप इसमें ऐड कर दीजिए और काफ़ी अच्छे से इसको पढ़िए कि इसमें क्या क्या चीज़ें और आ सकती है। इसके साथ ही आपके और भी प्रश्न जो है इसी में ऐड हो सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में, जैसे हमसे आपसे जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, आपकी क्लास में एक बच्चा बहुत शरारती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप आज पहले दिन स्कूल में आए हैं पढ़ाने के लिए, तो आप किस प्रकार से उनको पढ़ाएंगे, आप किस प्रकार से जो है उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो आपने जब आप ये बाल विकास और शिक्षा संबंधी जब आप पढ़ते हैं, पेडागोजी आप पढ़ते हैं, तो ये जो टीचिंग संबंधित जो ये प्रश्न आते हैं ना, आप उन प्रश्नों को कर लीजिए। यहाँ मैं यही कहूँगी, जो आपने पेडागोजी पढ़ी हुई है, स्पेशली जो टीचर का हम दायित्व आदि पढ़ते हैं कि टीचर की क्या भूमिका है, और समाज में हम ये कह सकते हैं कि टीचर और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सॉरी, कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है या आपकी क्लास में ऐसे शरारती बच्चे हैं या आप पहले दिन स्कूल गए हो, तो आप उन बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे या कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित है। चलिए आगे है कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा गया है। और आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और भी तो फील्ड है, आप वहाँ चले जाइए। आप कोई और स्कूल ज्वाइन कर सकते थे या कुछ और चीज़ ज्वाइन कर सकते थे, आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब इसमें क्या उत्तर दे सकते हैं आप लोग। केवीएस में क्या पढ़ाया जाता है, सीबीएसई और एनसीईआरटी। तो अब सीबीएसई और एनसीईआरटी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, आप इन चीज़ों को पढ़िए। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी पढ़ के जो है क्या सीखते हैं और क्या चीज़ें इसमें फ़ायदे हैं। आपने जब सीबीएसई और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपने पढ़ा, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, इस चीज़ के आपको क्या लगता है कि आगे जो है केवीएस जो है इसमें क्या चीज़ें कर रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा लगता है कि आप इसमें जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इनको इंक्लूड करके कर सकते हैं कि आप केवीएस में ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ इस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो एक बढ़िया विकल्प है कि आप इन चीज़ों को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और
क्योंकि जब आप पढ़ते थे तब आपने इन बुक्स से पढ़ा, तो एक जो लगाव है या एक जो इसके अंदर जो थॉट्स दिए गए हैं, पढ़ाने की जो एक सिलेबस दिया गया है, वो कुछ इस प्रकार से होता है जो आपको बहुत अच्छा लगा। कुछ मतलब इन चीज़ों को ऐड करिए और इसका आंसर आप बेहतर कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो आता है कि आपकी ज़िंदगी में मीन्स आपने जब पढ़ाई की तब कोई ऐसा समय आया हो जो बहुत कठिन हो, तो आपने उस समस्या का निपटारा कैसे किया? हम सभी की ज़िंदगी में जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो मुश्किलों का जो है हम सब ने कुछ ना कुछ दौर देखा होगा। तो उस समय में आप उन चीज़ों से कैसे निपटारा करते हैं? या आगे भी ये तो हो गया कि आपके पास्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आपने उसको फेस करके कैसे निकले थे? या फिर कोई आपके सामने कोई समस्या दे दे, ये भी हो सकता है कि वो आपके सामने कोई समस्या दे दे कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे, ये चीज़ें हो गई। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी आप पढ़ लें जो आपके बेसिक आपके सेल्फ से जो है ना, हम कह सकते हैं अपना परिचय जो हम कह रहे थे, ये चीज़ें उन्हीं सबसे आपसे संबंधित है। ये आपके टॉपिक से संबंधित नहीं है कि आप किस विषय से हैं, ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित चीज़ें आती है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न जो आता है वो है आप जिस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में क्या चीज़ें चल रही है, तो उत्तर प्रदेश का जो करंट में चल रहा हो, कोई इशू चल रहा हो, उन चीज़ों को पढ़िए। उत्तर प्रदेश में कौन से मेले लगते हैं, कौन सा साहित्यकार है, कौन सी और घूमने की जगहें हैं, कौन सा मंत्री है या कौन सी चीज़ें हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र से संबंधित हो, यहाँ मैं यूपी की ही बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी प्रदेश के हो सकते हैं, तो जो भी चीज़ें संबंधित हो उनसे आप ये ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये प्रश्न है कि आपके विषय का कौन सा टॉपिक बच्चों को कठिन लग सकता है। अब मैं यहाँ देखिए एक बात बताती हूँ, हिंदी के टॉपिक के मैं बाद में आऊँगी। अब जैसे यहाँ पे आपके विषय का, यानी कि अगर आप मैथ्स पढ़ाने के लिए गए हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि मैथ्स में बच्चों को कौन सा टॉपिक जो है सबसे कठिन लग सकता है। तो आपने जो है यहाँ पे केबीएस की सारे बुक्स पढ़े हुए हैं। अभी जब आपने सिलेबस पढ़ा तो आपको पता है, सारा सिलेबस आपको पता चल गया था कि क्या क्या चीज़ें जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है। अब आप उसमें ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा टॉपिक है जो बच्चों को कठिन लग सकता है। तो आप उन टॉपिक को बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक बच्चों को कठिन लग सकता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे। देखिए टॉपिक तो सभी बच्चों को मुश्किल ही लगेंगे, कोई भी नया सिलेबस आएगा तो, लेकिन हम किस प्रकार से उनको पढ़ा रहे हैं या हम उनको किसी आसान चीज़ से समझाएंगे, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, निजी जीवन से जो है बच्चों को जोड़ के या कुछ ऐसी कहानियाँ बना के बच्चों को समझाएंगे जिससे उन टॉपिक्स को वो अच्छे से समझ सके। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिएगा, जो भी आपका विषय है तो इस टॉपिक पे तैयार कर लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हिंदी से आते हैं तो व्याकरण का कौन सा टॉपिक बच्चों को कठिन लगता है। अब आपके सामने व्याकरण का पूरा सिलेबस है, तो उनमें से व्याकरण का कौन सा टॉपिक बच्चों को कठिन लग सकता है। तो आप कोई भी एक टॉपिक देख के कह सकते हैं, जैसे वो बोले कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कोई भी चीज़ जो वहाँ पे होगा सिलेबस में, उनमें से बच्चों को कौन वाक्य हो गया, शब्द हो गए, समास हो गया, जो कुछ भी है, तो उसमें से बच्चों को क्या मुश्किल लग सकता है। तो आप टॉपिक देख लेना और उसको आप कैसे समझाएंगे। हो सकता है आप यहाँ से प्रश्न आपने बोला, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि आपने बोला बच्चों को समास मुश्किल लग सकता है, ठीक है, वो आपको कह दे कि ठीक है जाके आप समास ही समझाओ, आप कैसे समझाओगे। तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर लेना, क्या पता वो बीच से ही कोई टॉपिक उठा के आपको डेमो टीचिंग के लिए दे दे। तो आपसे जब इस प्रकार का कोई टॉपिक पूछते हैं तो हो सकता है आपको यही पढ़ाने के लिए दे दे, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको व्याकरण में देख के जाना है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए गए हों आप लोग इंटरव्यू के लिए, चाहे आप केवीएस के लिए जाएं, देखिए व्याकरण से उनका प्रश्न ज़रूर आता है, तो ये तो पूछते ही हैं।
साहित्य से भी कुछ प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। आपके पसंदीदा लेखक के बारे में पूछ सकते हैं। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण लेखकों, स्पेशली अगर बात की जाए, प्रेमचंद हो गए, इनको पढ़ के जाइएगा। प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों को पढ़ के जाइए। तो कुछ ऐसे लेखक हो गए जो आप पढ़ के ज़रूर जाइए, उनसे प्रश्न आ सकता है। कोई आपसे ये कह सकते हैं कि जैसे आपसे पूछ ले कि पसंदीदा लेखक के बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछ ले कि अपने पसंदीदा कोई काव्य सुनाइए। आप को कौन सी कविता बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आपसे कविता सुनाने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है वो है रस से संबंधित। तो यहाँ रस से संबंधित प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है कि रस से संबंधित कोई कविता सुनाइए। जैसे मान लीजिए किसी को बोल दिया कि करुण रस से संबंधित कोई कविता सुनाइए, वीर रस से संबंधित कविता सुनाइए, श्रृंगार रस से संबंधित कोई कविता सुनाइए। तो आप ये जो है रस से संबंधित जितनी भी कविताएं हैं वो पढ़ के जाइएगा। कि अगर आपसे बोल दे कि करुण रस की कविता सुनाइए, तो आपको वहाँ पे कुछ पंक्तियाँ उसकी याद होनी चाहिए। वीर रस की कविता सुनाइए, तो वो आप याद कर लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी में है वो, तो आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। नहीं तो आप बाहर से भी जो है कोई रस से संबंधित कविता ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछते हैं। रस हो गया, और तो अलंकार हो गया। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है इन सब से पूछ लेते हैं। अगला है कि देखिए, कोई कविता गाकर सुनाइए। तो हो सकता है आपसे कह दे कि कोई कविता जो है वो भी गा के सुनाइए। संस्कृत साहित्य की कोई कविता गाकर सुनाइए, हिंदी साहित्य की कोई कविता गाकर सुनाइए, जयशंकर प्रसाद की कविता गाकर सुनाइए। तो छोटी छोटी चीज़ों से जो है प्रश्न बनता है। आप जहाँ पे स्टॉप हुए उनका प्रश्न वहीं से आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं उस क्षेत्र विशेष के लेखक कौन से हैं, कवि कौन से हैं, तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो है आपके विषय से संबंधित हो गए। और इसके अलावा होता क्या है, देखिए, आपसे कई बार इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर फॉरेनर्स आए हैं, कि होता है कई बार स्कूल में फॉरेनर्स आ जाते हैं। मान लीजिए कोई इंग्लिश वाला टीचर ना रहे या कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में अगर उनसे बात करनी हो कि आप कौन हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उनसे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो एक बेसिक जो है, आप किसी से आपको बात करनी है, सपोज़ आपके सामने कोई और व्यक्ति आ गया जो कि फॉरेन का है, उससे आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, अपने बारे में कैसे बताएंगे। तो एक तरह का बेसिक डिटेल जो है ना, कि मैं यहाँ पे केवीएस में टीचर हूँ, एक टीजीटी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, या पीजीटी की मैं यहाँ पे हिंदी टीचर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, और मतलब ये चीज़ें आपको इंग्लिश में बतानी है। मैं यहाँ पे इतने साल से हूँ। यहाँ पे आप जो भी है, आप एक अपना परिचय जो है उनको संक्षिप्त रूप में इंग्लिश में दे सकते हैं। तो इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ये काफ़ी सारे जो है मैंने डिटेल्स कलेक्ट किए, देखा, बच्चों के बारे में सुना, उनसे पूछे प्रश्न कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ कुछ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सब के आधार पे जो है प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की थी जो आपसे पूछे गए थे। तो आपसे को किस प्रकार के प्रश्न लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।